हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपनों ने ऐसी स्टडी स्टेट एनालिसिस शुरू कर लिया था। पीछे की क्लास में अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि नंबर 1 साइनोसॉइडल वेवफॉर्म थी जो अपने एसी में कंसीडर करके चल रहे थे। उसका रीजन देखा था, वो क्या होती है। अब अपने देखेंगे भी उसको नंबर 1 तो पता लग गया क्यों होती है, बट उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, उसमें समझे। क्योंकि डीसी था वो तो डायरेक्ट था, मतलब वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था, वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था, ना फ्रीक्वेंसी में ना फेज के अंदर कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं आ रहा था। बट अब जब एसी की बात करेंगे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, आपकी फेज भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो चीज़ें वेरी कर रही है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको अपने फिजिकली नहीं देख सकते, उसको सिर्फ अपने मैथ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेटवर्क को भी अपने लीनियरली डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो डीसी से बढ़ के जब एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी को जब अंडरस्टैंड करना है तो अपने को साइनोसॉइड को पहले अंडरस्टैंड कैसे करते हैं वो जानना पड़ेगा। अब एसी के अंदर आपको पता है, अपनों ने बताया एसी के अंदर क्या बताया मैंने कि भैया आपका फ्रीक्वेंसी, फेज, मैग्नीट्यूड ये सब वेरी करेंगे ना। मतलब अपने बता रहे थे कि इसमें नंबर 1 वेवफॉर्म है, वो कौन सी थी? साइनोसॉइडल थी। अब इसको मेरे को अंडरस्टैंड करना है ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी साइन को मैं देख थोड़ी सकता हूँ कहीं पे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देख थोड़ी सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि उसको अंडरस्टैंड करना तो मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने को फेजर की जरूरत पड़ेगी। फेजर से अपने इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फेजर क्या है आपका? फेजर आपका क्या है? फेजर आपका रिप्रेजेंट करता है साइनोसॉइड को, रिप्रेजेंट साइनोसॉइड। अब साइनोसॉइड में मैंने बताया था कि मैं रेफरेंस साइन थीटा को लेके चलूँगा। तो अपनों ने जो नंबर 1 वेवफॉर्म की बात की है इसी के अंदर, आइडियल वेवफॉर्म, वो अपनी यही है, साइनोसॉइडल है। अब मैं रेडियन के अंदर बात कर रहा हूँ, रेडियन के अंदर मैं मान लूँ वोल्टेज की वेवफॉर्म ले लेता हूँ, रेडियन के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियन के अंदर बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिया 0, ये मैंने लिया पाई, ये मैंने लिया 2 पाई, ठीक है, ये लिया मैंने। अब मैंने जो मान लिया आइडियल जो वेवफॉर्म मैंने मानी है, वो मान ली मैंने Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पे Vm क्या है आपका? ये इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। अब यहाँ पे अपने बात करेंगे इस वेव फॉर्म में, अगर मैं इसको पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे P, इसकी बात करता हूँ, तो मैं इसको फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? मैंने कहा फेजर रिप्रेजेंट साइनोसॉइड, तो इसको फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो देखो, अगर मैं ये रेफरेंस लाइन लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये रेफरेंस लाइन ली मैंने 0 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 पे रेफरेंस लाइन ली, ठीक है, ये मैंने Vm एट एंगल 0 मान ला, ठीक है, Vm एट एंगल 0 माना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फेजर है ना, ये क्या है आपका? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में वेरी करेगी। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, यहाँ पे जो फेजर है वो आपका रोटेट कर रहा है, और मैं वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा के अंदर रोटेशन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ये मेरी नोटेशन में मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस P पॉइंट पे मेरे को निकालना है कि ये फेजर किस एंगल पे होगा, तो मैं इस P पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस P पॉइंट की मैंने बात की, तो ये फेजर का एंगल अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कुछ थीटा एंगल मान लिया मैंने कि भैया इस टाइम पे ये इस P पॉइंट तक पहुंच जाएगा आपका, इस टाइम पे ये इस P पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ये रोटेट कर रहा है, और एक पॉइंट पे पता लग गया ना। तो फेजर का क्या है फायदा? ये है कि आपने अगर इस एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, तो आप कोई भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हो उस एक पॉइंट की हेल्प से, मतलब आपको बार बार सोल्व करना नहीं पड़ेगा। और ये आप देखोगे ये रोटेट हो रहा है। अब फेजर है, इसका मतलब एक ही है, रेडियस तो सेम रहेगी, मतलब ये सर्कल के अंदर ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रोटेट होगा, और इधर जो ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मैंने मानी है वो पॉजिटिव मानी है, और इस साइड जो ओमेगा है वो आपका नेगेटिव लेके चलूँगा मैं, ठीक है। तो ये थीटा एंगल से ये आपका यहाँ पे P पॉइंट पे यहाँ पे फेजर ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये इसको मैंने रिप्रेजेंट करने का बताया। अब जो फेजर है यहाँ पे आपका, ये जो फेजर है मैंने बताया था, अगर मैं स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करता हूँ,
कोई स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करता हूँ तो उसमें कुछ फेज शिफ्ट भी आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये आपका है ही। अगर इसको स्टैंडर्ड में लिखना है तो +-5 भी आएगा ना, +-5 भी आएगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरी v वेव फॉर्म है, ये मेरी v वेव फॉर्म है, ठीक है, ये मेरी v है और v ये आपका स्टैंडर्ड है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये मेरा वी नोड वेव फॉर्म मैंने मानी, ये मेरी वी नोड वेव फॉर्म मानी। इसकी वैल्यू है आपकी वी एम साइन ओमेगा टी, कोई फेज शिफ्ट नहीं है इसमें, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी। अब मैं मेरे को बताना है, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया कि भैया अगर इसमें फेज शिफ्ट आ रहा है, अगर फेज शिफ्ट मतलब ये वेव फॉर्म पहले ही स्टार्ट होगी तो उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, पहले ही स्टार्ट होगी ये आपकी, तो ये जो फेज शिफ्ट है मतलब ये पहले ही जो जब ये वेव फॉर्म स्टार्ट हुई उससे पहले ही ये वेव फॉर्म स्टार्ट होगी। तो इस v1 जो वेव फॉर्म है आपकी, इसको v1 बोल रहा हूँ, तो v1 है, इसको आप लिखोगे vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब ये जो फाई का जो फेज आ रहा है इनके अंदर, ये पहले लीड कर रही है, इससे पहले स्टार्ट होगी तो इसको लीडिंग फेज एंगल बोलेंगे, ठीक है। जबकि अगर दूसरा केस अगर मैं बात करूं, कोई लेट स्टार्ट हो रही है आपकी, कोई वेवफॉर्म आपकी लेट स्टार्ट हो रही है मान लो इस फाई एंगल से, ठीक, ये भी सेम एंगल मान लो फाई एंगल, तो ये जो है आपकी V2 जो है आपकी, ये जो V2 है आपकी वो Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगी, Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगी। मतलब ये आपका लेग कर रहा है यहाँ पे, ये आपका लेग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है वो Vm एट एन एंगल 0 है आपका, ये आपका Vm एट एन एंगल फाई है आपका प्लस फाई, है ना, लीड कर रहा है मतलब प्लस फाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ Vm एट एन एंगल माइनस फाई। ये जो फॉर्म लिख रहे हैं ना अपने, ये जो मैं फॉर्म लिख रहा हूँ Vm एंगल 0, Vm एंगल फाई, Vm एंगल माइनस फाई, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ मैं। इसका नाम होता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। वो भी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको सोल्व करने के लिए अपनों ने इसमें कन्वर्ट किया है। मतलब अगर मैं बार बार ऐसे वेव फॉर्म नहीं बनानी है, ऐसे फेजर डायग्राम नहीं बनाने, डायरेक्ट मेरे को मैथ से सोल्व करना है, तो इसको मैथमेटिक्स के रूप में सोल्व करना है, तो मेरे को एक और रूल है जो इसको इजी में कन्वर्ट कर देगा, इजी में हो जाएगा। ये वो रूल ये है कि फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में 3 फॉर्म है आपकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म आपकी पोलर फॉर्म, और तीसरी फॉर्म है आपकी यूलर फॉर्म। अब ये तीनों फॉर्म इसमें नहीं आएगी, इस ग्राफ में नहीं आएगी, इसको पहले मेरे को एस डोमेन में बनाना पड़ेगा, एस डोमेन में बनाना पड़ेगा, फिर मैं इसको इसमें रिप्रेजेंट करूँगा। समझ में आई बात? इसको पहले एस डोमेन में। एस डोमेन क्या होता है? देखो एस डोमेन ये होता है कि भैया ये आपका वाई एक्सिस है मतलब इमेजिनरी एक्सिस, और ये आपका एक्स है मतलब रियल एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, ठीक है। बट यहाँ पे अपने बात करेंगे, एक और फंडा मैं बताता हूँ, जे क्यों यूज लेते हैं, आयोटा क्यों नहीं यूज लेते इमेजिनरी के यहाँ पे। जैसे इमेजिनरी सिंबल तो अपने मैथ में बड़ा आयोटा होता है, बट यहाँ पे जे क्यों यूज लेते हैं वो भी एक मैं आपको आज क्लियर करूँगा डाउट आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सर्कल में अगर मैं बात करता हूँ, ये कोई पॉइंट लिया मैंने P, ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने P। अब यहाँ बात करूँ इस पॉइंट P पे, ये जो वेक्टर आ रहा है मेरा इस पॉइंट P पे, ये P पॉइंट है आपका x, y, ठीक है। अब ये जो है वो आपका x है और ये वाला है वो आपका y है ना, तो ये x, y हो गया आपका P वेक्टर, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इसको रिप्रेजेंट करना है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये 3 फॉर्म आपकी। अब अगर मेरे को ऐसी क्वांटिटी को मैथ्स के अंदर मेरे को सोल्व करना है, इजीली सोल्व करना है, तो मैं अगर मेरे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है 2 ऐसी क्वांटिटीज का, तो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज लूँगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है आपकी x प्लस जे वाई, यहाँ पे j यूज लेते हैं अपने, ठीक है। पोलर फॉर्म को कब यूज लूँगा? जब मेरे को 2 का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी? r एट एन एंगल ऑफ थीटा, r एट एन एंगल ऑफ थीटा। एंगुलर फॉर्म मैं कब यूज लूँगा? जब मेरे को कॉम्प्लेक्स
चीज़ें आ रही हो, जैसे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इन सब के अंदर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ऐसी चीज़ें करनी हो तो मैं यहाँ पे re⁻j⁻θ पोलर फॉर्म का मैं यूज़ लूँगा। तो ये 3 फॉर्म और है जो मैं इसके अंदर यूज़ लूँगा। अब अगर मेरे को इनका फ़ायदा क्या है सर, इसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है? एक तो चीज़ें आसान हो जाएगी, दूसरा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, तीसरा ये सारी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे के बताऊँ आपको, रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करके, जैसे मैं बात करूँ 0,G0, 0,J0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे जो पोलर फॉर्म है ये आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है R, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, x² + y² का होल रूट। तो ये अगर आपका x है, ये आपका y है, तो यहाँ पे जो r आएगा वो आएगा √x² + y², मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 0 एट एन एंगल ऑफ 0, ये बन जाएगा। यहाँ पे एंगल कैसे निकालते हो, एंगल निकालते हो tan 1y/x, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप ऐसे निकालते हो, मैथ के अंदर पढ़ रखा है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने 12th में देख रखी है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करता 0 + J1, ऐसे 4-5 कितने भी केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसकी बात की, ये इसको बराबर मैं लिख सकता हूँ J के बराबर, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ ये कौन सा J वाला पार्ट है, 1 × J लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा आएगा मैग्नीट्यूड 1 आएगा और एंगल मेरा 90 डिग्री आएगा। इसमें रख के आप देखोगे तो tan 1 1/0 मतलब tan 1 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री एंगल आएगा। अब अगर 90 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये J को सर आपने आयोटा क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे का यही रीजन है, उसके पीछे का यही रीजन है। मतलब क्या है, यहाँ पे J जो अपने सर्किट्स के अंदर, कंट्रोल के अंदर, सिग्नल्स के अंदर जो अपने यूज ले रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहे हैं जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। जबकि आयोटा क्या है, इमेजिनरी, जो एग्जिस्ट नहीं करता, मैथ के अंदर जो अपने यूज लेते हैं। तो J का यहाँ पे मतलब है कि 1 एट एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री मतलब ये लीडिंग है, लीडिंग है ना। अगर कोई चीज 0 डिग्री पे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 0 पे स्टार्ट हुआ और कोई लीड कर गया 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से लीड कर गया। मतलब जैसे मैं टाइम शिफ्ट की बात करूं, 90 डिग्री पे अगर मैं टाइम शिफ्ट की बात करता हूं तो आपको पता है 360 डिग्री पे टाइम शिफ्ट 20 मिली सेकेंड का, पीछे वाले लेक्चर में देखा। तो 90 डिग्री पे 5 मिली सेकेंड का आएगा ना, क्योंकि 90 × 4 360, तो 5 × 4 20 मिली सेकेंड, डायरेक्ट पता कर सकते हो। तो मतलब 5 मिली सेकेंड पहले ही वो चल रही है वेव फॉर्म आपकी, 5 मिली सेकेंड पहले ही स्टार्ट होगी। मतलब इसका जो मतलब है J ऑपरेटर का, यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी के अंदर J ऑपरेटर का मतलब है कि ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। अगर ये +J है मतलब +90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये लीड कर रहा है। -J है मतलब -90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये लेग कर रहा है। मतलब इससे अपने J की हेल्प से अपने आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क में J का काम है, ठीक है, J ऑपरेटर का काम है। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या बात की कि भैया साइनोसॉइडल को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J ऑपरेटर को ही अपने J क्यों लेते हैं, आयोटा क्यों नहीं लेते, प्रैक्टिकली सब कुछ ये चीज़ें बात की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको फेजर के बारे में। अब अगले लेक्चर से अपने RLC, RL, RC, RL, RLC, ठीक है, इन सब की बात करेंगे, सारे सर्किट्स की बात करेंगे। ऐसे ही अपना बेसिकली शुरू हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन था फेजर का और साइनोसॉइडल को नंबर 1 वेवफॉर्म क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, है ना, निकालना आता है आप लोगों को। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हो, √x² + y²। मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे ये है और आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट आपका ये है, समझ में आ गई बात। तो ये आज का और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फेजर के बारे में, साइनोसॉइडल को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। फैन आपका, फैन में क्या है, 3 फेज सप्लाई आ रहे हैं, तो 3 फेज सर्किट है, वो आप अपने आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लो, आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आगे वाली क्लास से अपने पूरा इसी ढंग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।